पेमा ने जैसे ही गाड़ी रोकी, वो दोनों मुस्टंडे उसके पास आ गए और दरवाजे की साइड में आकर शीशे पर उंगली से ठोक कर मारी और पेमा के देखने पर शीशा नीचे करने का इशारा किया। पेमा समझ चुका था कि वो लोग फंस चुके हैं, इसलिए उसने शीशा नीचे कर दिया और बहुत ही विनम्रता के साथ पूछा, जी भाई साहब, बताइए। उसकी आवाज में एक डर दिखाई दे रहा था। अब वो डर सिद्धार्थ के लिए था या अपने लिए, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। नीचे उतर, फिर बताता हूं, उनमें से एक ने कहा। क्या हुआ भाई साहब, हमने क्या किया है? पेमा थोड़ा निवेदन वाली मुद्रा में आ चुका था और वो हर हाल में सिद्धार्थ को बचाना चाहता था, जो बगल वाली सीट पर हक्का बक्का बैठा देख रहा था। नीचे उतरता है या दूं एक? उसकी आवाज में अब की बार गुस्सा भरा हुआ था। पेमा को लगा कि अब एक्शन लेना ही पड़ेगा और उसने बंदूक संभालते हुए जैसे ही गेट खोला, उसे थपाक की आवाज के साथ एक चीख सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर हड़बड़ा गया और उसने देखा कि उनमें से एक आदमी सड़क के ऊपर पड़ा है और दूसरे के नाक से खून निकल रहा है। ये कब हुए, ये सोचकर उसने अपनी बगल वाली सीट पर देखा तो वहां सिद्धार्थ नहीं था और गुल्लू पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ उन दोनों को अपनी गोल गोल आंखों से हैरान कर देने वाली नजरों से देख रहा था। पेमा को समझा ही नहीं कि आखिर सिद्धार्थ कब गेट खोलकर उतर गया और कब उसने इनको पीट दिया। उनके गिरने के बाद गाड़ी से दो लोग और उतरे और उनके हाथों में बेसबॉल का बैट था और सिद्धार्थ जब तक उनको पीटने घूमता, उनमें से एक ने उसके पीठ पर वार किया और सिद्धार्थ दर्द से चीख उठा। अरे बाप रे, बहुत तेज मारा, कहकर वो पीठ सहलाने लगा और घुमा अपने ऊपर वार करने वाले के कान के नीचे एक झापड़ कस के जड़ा और वो आदमी एक ही झापड़ में निढाल हो गया। उसे ऐसे गिरते देख दूसरे आदमी ने बेसबॉल का बैट फेंक दिया और निहत्थे ही सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। सिद्धार्थ समझ गया, हो ना हो इसे जरूर मार्शल आर्ट आता है, तभी ये ऐसे मेरी ओर बढ़ रहा है। और सिद्धार्थ की आशंका सही साबित हुई। वो आदमी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट धारी था। उसने हवा में उड़कर सिद्धार्थ के सीने पर एक करारा वार किया। हालांकि मार्शल आर्ट्स की कला पाने के बाद सिद्धार्थ काफी चुस्त हो चुका था, लेकिन वो वार पड़ने के बाद उसके पांव थोड़ा सा डगमग हो गए। वो पीछे की ओर खिसक गया। गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठा पेमा बहुत आराम से ये फाइट सीन देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने कोई चाइना की मार्शल आर्ट्स मूवी चल रही हो। सिद्धार्थ ने खिसकते हुए अपने आप को संभाला, लेकिन उसकी ढीली ढाली शर्ट के 2 बटन टूट गए थे। उसने शर्ट को उतारकर फेंका तो पेमा की निगाह उसके शरीर पर जैसे जम गई हो। पेमा को यकीन नहीं हो रहा था कि ढीला ढाला सा शर्ट पहने वाला एक गांव का छोटा सा सीधा सा किसान का बेटा इतना मजबूत और बलिष्ठ शरीर का मालिक हो सकता है। उसे समझ आ गया कि हो ना हो सिद्धार्थ जरूर या तो किसी मार्शल आर्ट्स ग्रुप का हिस्सा है या फिर ये अकेले खूब प्रैक्टिस करता है, क्योंकि ऐसा शरीर सिर्फ ऐसे लोग ही बना पाते हैं जो ऐसे ग्रुप का हिस्सा हों। कसा हुआ शरीर, चौड़ा सीना, कसे हुए बाइसेप्स और पेट में बने हुए 6 पैक, ये सब सिद्धार्थ की अब तक की पर्सनालिटी से अलग उसको कुछ और ही बना रहे थे। सिद्धार्थ के शर्ट उतारने के बाद उस आदमी ने भी अपनी शर्ट उतार दी और उसका भी शरीर सिद्धार्थ से कुछ कम नहीं था और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। हाथ और पैर दोनों के साथ ऐसे चल रहे थे कि जैसे लग रहा था कि दोनों ने एक साथ कहीं प्रैक्टिस की है और हवा में हो रही गुलाटीबाजी वहां के माहौल को सच में किसी मार्शल आर्ट्स फिल्म का सेट बना रही थी। पेमा और गुल्लू दोनों उस फाइट का मजा ले रहे थे। बीच बीच में बाकी के वो 3 आदमी भी सिद्धार्थ के ऊपर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन सिद्धार्थ का एक हाथ खाकर ही वो निढाल हो जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उनकी बॉडी बस दिखाने भर की थी, लेकिन चौथा आदमी सिद्धार्थ को बराबर की टक्कर दे रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे 4 लोगों के साथ लड़ता देख पेमा ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, नहा के सिद्धार्थ बाबू की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, वो अपनी तो छोड़ो मेरी भी सुरक्षा कर सकते हैं, और मुस्कुराने लगा। इधर सिद्धार्थ और वो आदमी लड़ रहे थे और उधर टिया ने केक कटिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद जब अपना फोन देखा तो देखा कि उसका मैसेज और वॉइस नोट दोनों सीन हो चुका है, लेकिन उसे सिद्धार्थ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो घबरा गई कि कहीं सिद्धार्थ के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, और वो सीधा रणधीर के पास गई और उसका हाथ पकड़कर एक कोने में ले गई और तलखी के साथ उससे सवाल करते हुए पूछा, तुमने सिद्धार्थ के साथ क्या किया है?
उसके ऐसे सवाल पूछने से रणधीर के चेहरे की रंगत अचानक से बदल गई। मैंने क्या किया है? रणधीर ने हैरानी के साथ जवाब दिया और फिर बात को घुमाते हुए बोला, वो तो निकल चुका है यहाँ से। उसके चेहरे की रंगत अभी भी हर पल बदल रही थी। हाँ, वो निकल चुका है, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने किसी को उसकी गाड़ी का नंबर दिया है। टिया ने एकदम गुस्से के साथ रणधीर की ओर देखते हुए कहा, ओहो, तो तुम छिपकर मेरी बात सुन रही थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। शायद तुम भूल गई कि तुम किससे बात कर रही हो। कहते हुए रणधीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तुम चुपचाप बता रहे हो या फिर मैं रिया माथुर और अमन नायक से जाकर बोलूं? क्योंकि मुझे पता है कि उनकी नजर में सिद्धार्थ की अहमियत क्या है, मिस्टर रणधीर प्रताप कबाड़ी वाला। टिया ने रणधीर को सीधा धमकी देते हुए कहा। टिया के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर रणधीर एकदम से लाल हो गया। उसे अपने सरनेम से उतनी ही नफरत थी जितनी वो सिद्धार्थ से करता था। इसलिए वो चीखते हुए बोला, यू ब्लडी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मुझे कबाड़ी वाला बोला। तेरी तो। जब तक वो अपनी बात पूरी कर पाता, टिया ने उसकी बात काट दी और बोली, कुछ नहीं कर पाओगे तुम मेरा मिस्टर कबाड़ी वाला। मैं बस तुमको कुछ इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तुम्हारा एक एहसान है मेरे ऊपर। लेकिन मुझे मजबूर मत करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और चुपचाप मेरे साथ चलकर बताओ कि सिद्धार्थ को वो लोग कहाँ लेकर गए हैं जिनको तुमने फोन किया था। टिया का मूड अब पूरी तरह से उखड़ चुका था। टिया की बात सुनकर रणधीर को थोड़ी सी घबराहट फील हुई। उसको लगा कि शायद मामला हाथ से निकल जाएगा। टिया और रणधीर को ऐसे इशारों से बात करते देख उसके पापा रणवीर प्रताप उसकी ओर बढ़े। टिया और रणधीर उनके आने से बेखबर थे। रणधीर ने फिर मामला संभालते हुए कहा, देखो टिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने किसी को उनकी गाड़ी का नंबर नहीं दिया था। वो अपने पापा के यहाँ आने से पहले टिया के साथ बात खत्म करना चाहता था। झूठ मत बोलो तुम। मैंने अपने कानों से सुना था कि तुमने किसी को उनकी गाड़ी का नंबर दिया था। चुपचाप बताओ, वरना अगर उसको या उसके साथ वाले आदमी को जरा भी खरोंच आई तो कल ईटानगर की सड़कों पर तुम्हारी बारात निकलेगी, मिस्टर रणधीर। टिया ने दांत पीसते हुए कहा, किसकी बारात निकाल रही हो टिया बेटा? रणवीर प्रताप की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो वो दोनों एकदम घबरा गए। लेकिन फिर रणधीर मामले को संभालते हुए बोला, वो टिया कह रही है कि ईटानगर की सड़कों पर कल हम गाड़ियों की बारात निकालेंगे तुम्हारे बर्थडे के सेलिब्रेशन में। कल क्यों, जब बर्थडे आज है? जाओ नाइट आउट कराओ दोनों। वैसे भी इस पार्टी में बोर ही हो रहे होगे, क्योंकि यहाँ ना तुम दोनों पी सकते हो या ना अपने मन का डांस कर सकते हो। रणवीर ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा और वो दोनों उसके जवाब में कुछ बोलते कि उससे पहले रणवीर प्रताप ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, जाओ जाओ। उनके ऐसा कहने पर टिया के दिमाग में एक विचार कौंध गया और फिर वो बोली, हाँ रणधीर, आओ चलते हैं। रणधीर को ये समझते जरा भी देर न लगी कि आखिर टिया उसे क्यों बाहर ले जाना चाहती है, और उसे ना चाहते हुए भी वहां पार्टी से टिया के साथ बाहर निकलना पड़ा। वो दोनों वहां से उतरकर नीचे बनी पार्किंग में आ गए और रणधीर उसे फिर से गुस्से के साथ सफाई देते हुए बोला, मुझे जरा भी पता नहीं है कि सिद्धार्थ कहाँ है, इसलिए तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। इसका अंजाम तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। किसे महंगा पड़ेगा और किसे सस्ता, ये तो वक्त बताएगा। अभी जो कहा जा रहा है वो करो, वरना रिया और अमन तक ये बात पहुंचाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब की बार रणधीर को टिया की धमकी से थोड़ा सा डर लग गया था। भले ही वो शेखी में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां टिया को कुछ नुकसान पहुंचा सके। और फिर उसने सच बताने का निर्णय लिया और बोला, हाँ, मैंने उसकी गाड़ी का नंबर अपने कुछ बंडलबाज दोस्तों को दिया था, लेकिन उनसे सिर्फ सिद्धार्थ को धमकी देने और मुख पर कालिक पोतने को कहा था। कहते हुए रणधीर अब झुकने की मुद्रा में आ चुका था। उनको तुरंत फोन लगाओ। टिया की आवाज में सख्त हिदायत थी। क्यों? रणधीर ने हैरान होते हुए सवाल किया। बहुत ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उनको फोन करो और पूछो कि आखिर सिद्धार्थ कहाँ है। टिया ने उसे हड़काते हुए कहा, उनको फोन करने की क्या जरूरत, सीधा सिद्धार्थ को ही फोन करते हैं ना। रणधीर ने टिया से कहा। वो अपने दोस्तों के सामने अपनी फजीहत नहीं होने देना चाह रहा था। उसका फोन मैंने कई बार ट्राई किया है, लेकिन उठ नहीं रहा है।
तुम चुपचाप उनको फोन लगाओ जिनको तुमने फोन करके सिद्धार्थ की गाड़ी का नंबर दिया है। टिया ने फिर से वही बात दोहराते हुए रणधीर से कहा। टिया, तुम समझो थोड़ा। अगर मैं उनसे ऐसे बात करूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? अब की बारी रणधीर की आवाज में निवेदन और भय का मिश्रण भरा हुआ था। और सोचो कि अगर सिद्धार्थ को कुछ हो गया तो तुम्हारे पापा रणवीर प्रताप कबाड़ी वाला की इज्जत और बिजनेस का क्या होगा? क्योंकि मैं तो हूँ आई विटनेस। ऊपर से सीसीटीवी देखने के बाद सबको यकीन हो जाएगा कि हो ना हो सिद्धार्थ के साथ घटी घटना में तुम्हारा ही हाथ है। टिया अब पूरी तरह रणधीर को धमकाने के मूड में आ चुकी थी। उसके मुंह से दोबारा कबाड़ी वाला सुनकर रणधीर का चेहरा और भी बिगड़ गया और वो बोला, ये कबाड़ी वाला कहना बंद करो। अगर सरनेम नहीं पसंद है तो बदल लो और बात को किसी और रास्ते पर ना ले जाओ। चुपचाप उन्हें फोन करो। अब तुम्हारा हो गया है, मैं जा रही हूँ रिसेप्शनिस्ट के पास बताने। कहते हुए टिया ने अपने कदम होटल की तरफ बढ़ा लिए। उसको जाते देख रणधीर ने उसे तुरंत रोका और बोला, करता हूँ। उसके इतना कहने पर टिया रुक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर डरी डरी सी रहने वाली टिया अचानक से ऐसे कैसे खूंखार शेरनी बन गई। लेकिन और कोई चारा ना देखकर उसने उसी नंबर पर फोन मिलाया जिसे उसने सिद्धार्थ की गाड़ी का नंबर दिया। पहली बेल जाते ही कॉल उठी और रणधीर ने कॉल उठते ही इधर से पूछा, सिद्धार्थ किधर है? उसने सवाल ये सोचकर पूछा कि शायद सिद्धार्थ को उन लोगों ने पीट न दिया हो, लेकिन उधर से आए जवाब ने उसके चेहरे के रंग को उड़ा दिया था। आखिर क्या जवाब दिया था रणधीर को उसके दोस्तों ने, और किससे लड़ रहा है सिद्धार्थ? क्या सिद्धार्थ जीत पाएगा उनसे या फिर फंसेगा किसी नई मुसीबत में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।